एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रियोडस का अपनी बहन नॉन के साथ रिलेशन काफी हद तक ठीक हो चुका है। अब लाइब्रेरी में हमें दोनों बैठे हुए दिखाए जाते हैं तो नॉन बोलती है कि तुमने रियोजर के स्पीयर की वो स्टोरी सुनी है। रियोडस बोलता है कि हाँ वो रुला देने वाली स्टोरी ना। तो नॉन बोलती है कि हाँ क्या हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। रियोडस सोचता है कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम तो कर रहा था जिसके अंदर मैं सुपर ट्राइब के ऊपर एक स्टोरी लिखने वाला था जिससे कि मैं दुनिया को उसकी सच्चाई के बारे में बता सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी मैं कैसे लिखूं, क्या ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में लिखूं या फिर डायरी स्टाइल में। लेकिन मैं सिर्फ 8 से 10 पेजों की स्टोरी लिखना चाहता हूं जिसकी मैं कॉपी बनाकर लोगों को फिगर के साथ दे सकूं। तभी नॉन बोलती है कि बड़े भाई तुम क्या सोच रहे हो। रियोडस बोलता है कि वेल मैं रियोजर के पास्ट के बारे में एक बुक लिखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे लिखूं। नॉन बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि रियोजर ने मुझे अपने पास्ट के बारे में बहुत सी स्टोरियां बताई है, हो सकता है कि मैं कुछ हेल्प कर सकूं। रियोडस बोलता है कि ठीक है लेकिन स्टडी करना मत भूलना, ओके। तो नॉन बोलती है कि ठीक है। अब रियोडस आयशा को काम करते हुए देखता है और कुछ देर सोचने के बाद बोलता है कि आयशा अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम सीधे बोल सकती हो। आयशा बोलती है कि कुछ भी मांग सकती हूँ मतलब। तो रियोडस बोलता है कि जैसे कि मैं नॉन को ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी ध्यान दे सकता हूँ, या फिर काम करने से तुम थक गई हो तो तुम ये भी बोल सकती है कि मुझे रेस्ट करना है। आयशा बोलती है कि ठीक है तो मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहती हूँ, प्लीज मुझे सैलरी दो। अब आयशा मार्केट में शॉपिंग करते हुए दिखाई जाती है। रियोडस बोलता है कि तुम इनके साथ क्या करोगी। आयशा बोलती है कि ट्रैवल करते हुए मैंने फ्लावर्स के सीड इकट्ठा किए थे, मैं उन्हें प्लांट करूंगी, क्या इसमें कुछ अजीब है। रियोडस बोलता है कि नहीं लेकिन तब तो तुम्हें मिट्टी भी खरीदनी चाहिए क्योंकि यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा खराब है। आयशा बोलती है कि मैं मैजिक के साथ तुम्हें ये करने के लिए बोलने वाली थी, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो रियोडस बोलता है कि नहीं। अब रियोडस भी कुछ खरीदता है तो आयशा बोलती है कि ये बिग सिस्टर सेल्फी के लिए ले रहे हो। रियोडस बोलता है कि हाँ क्योंकि मैं उसे काफी प्यार जो करता हूँ। तो आयशा बोलती है कि सेल्फी कितनी लकी वुमन है। आयशा बोलती है कि बिग ब्रदर मुझे भी ऐसा ही प्यार जताया करो। रियोडस बोलता है कि नहीं डैड मुझे बहुत बुरी तरह से मारेंगे। आयशा बोलती है क्या। अब आयशा एक शॉप में डिस्काउंट लेने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि मेरे भाई रियोडस ग्रे रैट हैं और वो प्रिंसेस एरियल को भी जानते हैं। शॉपकीपर सोचता है कि ग्रे रैट और प्रिंसेस एरियल हाँ, और वो उसे डिस्काउंट दे देता है। रियोडस धीरे से बोलता है कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो आयशा बोलती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। रियोडस सोचता है कि तो बिजनेस में काफी खतरनाक है, मुझे इससे कुछ खतरनाक सेंस हो रहा है। घर आते हुए आयशा बोलती है कि मुझे हमेशा से इसी तरह की क्यूट चीजें चाहिए थी। तो रियोडस बोलता है कि लिलिया तुम्हें ये चीजें नहीं लेती। आयशा बोलती है कि नहीं मोम हमेशा मना करती है, वो कहती है कि डेकोरेशन वाली चीजें मेड को नहीं लेनी चाहिए, क्या ये अलाउ नहीं है। रियोडस बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। अब आयशा हमें काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है। अब नाना होशी बोलती है कि हमें ऑर्गेनिक चीजों को भी यहाँ पर बुलाना होगा। रियोडस बोलता है कि जैसे कि, तो वह बोलती है कि जैसे कि फूड वगैरह। अब ब्लैक बोर्ड में क्राइटेरिया देखकर रियोडस सोचता है कि हमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो करने की जरूरत है। नाना होशी बोलती है कि हाँ अगर मैं गलती से टेलीपोर्ट किसी और देश में हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। रियोडस सोचता है कि बेसिकली समनिंग को जितना हो सके उतना इंसानों के करीब रखना होगा। नाना होशी बोलती है कि रिसर्च के क्राइटेरिया को प्रोवाइड करने के लिए शायद मुझे उस आदमी से दोबारा मिलना होगा। रियोडस बोलता है कि समनिंग एक्सपर्ट जिसके बारे में तुमने पहले बताया था। नाना होशी बोलते है कि टॉपिक को चेंज करते हैं, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड जिसके ऊपर मैंने प्रॉमिस किया था। रियोडस बोलता है कि ये क्या है। तो नाना होशी बोलती है कि एक समनिंग सर्कल है जो एक स्पिरिट को बुलाएगी जो अंधेरे में तुम्हारे आगे लाइट करते हुए चलती रहेगी। ये उस एक्सपर्ट की ओरिजिनल क्रिएशन है जिसके बारे में मैं गिल्ड को भी नहीं पता। रियोडस बोलता है कि ठीक है। वही नाना होशी बोलती है कि अगर अगला टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा तो मैं तुम्हें और भी बड़ा गिफ्ट दूंगी, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करते रहो। दूसरी तरफ जेनोवा भी जूली को एक फिगर गिफ्ट करता है। रियोडस सोचता है कि जेनोवा फाइनली एक फिगर बनाने में कामयाब रहा और उसने जूली को गिफ्ट दिया। जूली बोलती है कि थैंक यू मास्टर ग्रैंड मास्टर। रियोडस सोचता है कि किसने सोचा था कि जेनोवा अपने हाथों से बनाया हुआ फिगर किसी को गिफ्ट देगा। तभी जिंजर बोलती है कि अच्छी बात है जूली, तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। रियोडस सोचता है कि मेरी सिस्टर को रियोजर के साथ यहाँ पर लाने के बाद जिंजर वापस से जेनोवा को सर्व करने लगी। इसके साथ ही वह जूली को अच्छे एटिकेट भी सिखा रही है और उसी की वजह से जूली ह्यूमन लैंग्वेज को काफी अच्छे तरीके से बोल पा रही है। तभी जिंजर रियोडस को पूछता है कि क्या बात है। तो रियोडस बोलता है कि कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम जेनोवा के प्रति इतनी लॉयल क्यों हो। जिंजर बोलती है कि मैंने जेनोवा की मदर को प्रॉमिस किया था कि मैं उनका ख्याल रखूंगी, तभी से मैंने ये कसम खा ली थी। रियोडस बोलता है कि कितनी अच्छी स्टोरी है और सोचता है कि पिछली बार रॉक्सी के फिगर के बदले में इसने अपने भाई को इसे दे दिया था, फिर भी ऐसा ट्रीट करने के बाद भी ये कितनी लॉयल है। अब क्लिफ रियोडस को बताता है कि उसने एक ऐसी चीज को क्रिएट किया है जो कि एलिना लिज के कर्ज को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इसमें मैना की मात्रा काफी ज्यादा लगती है। रियोडस बोलता है कि ये तो अच्छी बात है। तो क्लिफ बोलता है लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम है। रियोडस बोलता है कि क्या क्या। तो क्लिफ बोलता है कि पहला ये काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी जेनोवा और साइलेंट की मदद से हम इसका छोटा वर्जन बनाने में कामयाब रहे। रियोडस बोलता है फिर प्रॉब्लम क्या है। क्लिफ बोलता है कि इसकी मैना कंजप्शन काफी ज्यादा हाई है, इसलिए अपने एक्सपेरिमेंट के साथ मैं इसे ज्यादा देर तक टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मैना के साथ इसे टेस्ट करो। रियोडस बोलता है कि ठीक है और मन में सोचता है कि सीनियर क्लिफ भी धीरे धीरे अपने गोल के नजदीक पहुंचता जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब रनिंग करते हुए रियोडस सोचता है कि आजकल मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। सबसे पहले उठकर ट्रेनिंग करता हूँ और उसके बाद फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता हूँ, सब
सबके साथ यूनिवर्सिटी जाता हूँ और उसके बाद सबकी रिसर्च प्रोग्रेस पर ध्यान देता हूँ, नॉन को पढ़ाता हूँ और उसके बाद फैमिली के साथ पूरे दिन को एंजॉय करता हूँ। ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें मैं पिछली लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाया था, शायद इसे ही हैप्पीनेस कहते हैं। अब एक सुबह रियोडस जैसे ही घर आता है तो सिल्फी को देखकर बोलता है कि क्या बात है। आयशा बोलती है कि इसमें हेजिटेट करने की कोई बात नहीं है बिग सिस्टर। सिल्फी बोलती है कि वेल रियोडी, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जब मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट किया। रियोडस सिल्फी के पेट को टच करने लगता है तो आयशा बोलती है कि बिग ब्रो तुम्हें कुछ कहना नहीं है। अब रियोडस सिल्फी के सारे मोमेंट्स को याद करके उसे थैंक यू बोलता है तो सिल्फी बोलती है कि थैंक यू। रियोडस बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या कहना है। तभी वह सिल्फी को गले लगा देता है। अब सिल्फी बोलती है कि मुझे पता था कि तुम्हें हमेशा से बच्चे चाहिए थे। अब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं कि तभी आयशा बोलती है कि बड़े भाई मैडम सिल्फी की हालत को देखते हुए आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। रियोडस बोलता है कि ठीक है। अब नॉन भी शाम के समय सिल्फी को कांग्रेचुलेशन बोलती है। सिल्फी उसे थैंक्स बोलती है तो आयशा बोलती है कि प्रिंसेस एरियल ने आपको 2 साल की छुट्टी दी है, इसके अलावा एलिनालिस भी यहाँ पर आने वाली है आपकी मदद के लिए। सिल्फी बोलती है लेकिन उसका कर्ज, तो आयशा बोलती है कि उन्होंने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मैनेज कर लेंगी। इसके अलावा मैंने बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर दिया है तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्हें टाइम मिलेगा वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। रियोडस बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया आयशा, तो आयशा से थैंक यू बोलती है। ये सुनकर नॉन थोड़ी सी जेलस फील करने लगती है। अब खाना खाते हुए रियोडस बोलता है कि डैड और बाकी सब हैरान रह जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा बच्चा होने वाला है। नॉन बोलती है कि डैड का शौक वाला रिएक्शन तो मैं भी देखना चाहती हूँ। अब रियोडस अपनी हैप्पी फैमिली को देखकर मन में सोचता है कि मैं और सिल्फी जब ब्यूना विलेज में थे तो मैं इसी तरह की लाइफ के बारे में सोचता था। अब कुछ दिनों बाद रियोडस एक लेटर पढ़ता है कि जेनिथ को बचाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए बैकअप चाहिए। ये सुनकर रियोडस के होश उड़ जाते हैं। अब रियोडस फिर से सपनों में मैनकोट के पास पहुंच जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पर हो के रहा है, मुझे गिज का लेटर मिला जिसमें लिखा था कि उसे प्रॉब्लम हो रही है और उसे मेरी मदद चाहिए, लेकिन तुमने कहा था कि अगर मैं बेगरेट कॉन्टिनेंट जाऊंगा तब मुझे रिग्रेट होगा, क्या तुमने मुझसे झूठ कहा था? मैनकोट बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने सच कहा था, अगर तुम वहां पर जाओगे तो पछताओगे, ये अभी भी सच है। रियोडस बोलता है कि अब मैं समझा, तुम्हारी बातों का मतलब ये है कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तब भी पछताऊंगा और ना जाऊंगा तब भी पछताऊंगा। मैनकोट बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, कल तक जब तक तुम्हें पता नहीं लगा था क्या तुम्हें किसी बात का पछतावा हुआ था? तुमने बहुत सारे दोस्त बनाए, तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो गई, तुम अपनी बहनों से भी मिल पाए और तुम्हारी शादी भी हो गई और तुम्हारा बच्चा भी होने वाला है। रियोडस बोलता है कि मेरी लाइफ पूरी नहीं है लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ चालाकी की है। मैनकोट बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी कहूंगा कि तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। रियोडस बोलता है लेकिन क्यों, मेरी फैमिली खतरे में है। मैनकोट बोलता है कि तुम्हें अभी भी वहां पर नहीं जाना चाहिए, मैं बस तुम्हें यही कह सकता हूँ, इसके अलावा तुम्हें मेरी एडवाइस माननी चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। रियोडस बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे कम से कम कुछ भी बताओ क्योंकि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता। मैनकोट बोलता है कि जरा ध्यान से सोचो, अगर तुम यहाँ पर 1 से ज्यादा साल तक नहीं रुकते तो तुम अपनी बहनों से नहीं मिल पाते। रियोडस बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अगर मैंने लेटर नहीं लिखा होता तो मेरी बहनें यहाँ पर कभी नहीं आती, वो शायद मिलिस कॉन्टिनेंट या फिर ईस्ट पोर्ट में ही रुक जाती। ह्यूमन गॉड बोलता है कि बिल्कुल नहीं पोल, फिर भी उन्हें असुरा किंगडम भेजता है क्योंकि लिलिया की फैमिली यहाँ पर है। रियोडस बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। तो ह्यूमन गॉड बोलता है कि हाँ यहाँ पर चीजें अब काफी अलग है, क्या तुम सिल्फी को इस हालत में छोड़कर बेगरेट कॉन्टिनेंट पर जाओगे? रियोडस बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा होना ही है तो ह्यूमन गॉड बोलता है कि ठीक है, तो मेरी एडवाइस चाहिए? रियोडस बोलता है कि हाँ बताओ। तो ह्यूमन बोलता है कि अगली मीटिंग सीजन का इंतजार करो, लीनियर पुरसिना दोनों तुम्हें पूछेंगी और उसके बाद उनमें से किसी एक के साथ रिलेशनशिप शुरू कर दो, ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा खुशहाल हो जाएगी। रियोडस बोलता है क्या तुम मुझे चीट करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन मैं सिल्फी के साथ लॉयल रहूंगा। तभी सिल्फी बोलते हैं कि रियोडी क्या हुआ, तुम नींद में कुछ बातें कर रहे थे? रियोडस बोलता है कि कुछ नहीं और सोचता है कि लीनियर पुरसिना की बातें छोड़कर उसकी सारी बातें सच थी। सिल्फी बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें इस लेटर को लेकर चिंता हो रही है, इसके अलावा तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन दोनों लड़कियों को भी उनकी चिंता हो रही है। रियोडस बोलता है कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला सिल्फी, मैं यहीं रहूंगा। अब रियोडस सोचने लगता है कि शायद गीज ने पॉल से मिलने के पहले लेटर भेज दिया हो और अब तक उन्होंने जेनिथ को बचा भी लिया होगा। एलिनालिस बोलती है कि रियोडस तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। रियोडस बोलता है क्या, इसका मतलब तुम वहां पर जाओगी? लेकिन सीनियर क्लिफ का क्या? तो एलिनालिस बोलती है कि मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूंगी। रियोडस बोलता है कि कम से कम तुम्हें उसे बता देना चाहिए, वो तुम्हारा इंतजार करेगा। एलिनालिस बोलती है कि क्लिफ काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो एक अच्छा पॉप बनेगा, इसलिए मैं उसके रास्ते में नहीं आना चाहता। वहीं पर जेनोवा रियोडस को बोलता है कि आई थिंक आपको जाना चाहिए, तब तक मैं यहीं पर रहकर आपका इंतजार करूंगा और अपनी रिसर्च पर काम करूंगा। रियोडस बोलता है कि मुझे लगा था या तो तुम मुझे रोकोगे या फिर मेरे साथ आओगे। जेनोवा बोलता है कि अगर आप चाहोगे तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एडवेंचर का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं आप पर सिर्फ बोझ बनूंगा, इसके अलावा मैं जूली को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। रियोडस बोलता है कि जेनोवा तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जाना चाहिए? जेनोवा बोलता है कि ये आपका डिसीजन है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, बिना फादर के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब रियोडस रात के समय भी ये सोचता है कि मेरे बिना भी सब लोग यहाँ पर ठीक होंगे, लेकिन मैं इस घर की बैकबोन हूँ, मैं सबको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? रियोडस सुबह सुबह भी ये सब सोच रहा है कि तभी नॉन बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है। रियोडस बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कि तभी नॉन नीचे गिर जाती है। नॉन बोलती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद वहाँ पर जाऊंगी, मॉम और डैड खतरे में है ना, तुम
तुम वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे उन्हें बचाने के लिए? तुम सचमुच ताकतवर हो और तुम्हें पता है ट्रैवल कैसे करते हैं, फिर भी क्यों नहीं जा रहे? यूडस सोचता है कि इसने सही कहा, मैं उन्हें बचा सकता हूँ। अब वो अपनी फैमिली को याद करके बोलता है कि नॉन मैं जा रहा हूँ। अब यूडस नॉन को गले लगाकर बोलता है कि मेरे पीछे आयशा के साथ फाइट मत करना और सिल्फी का ध्यान रखना, ठीक है? नॉन बोलती है कि हाँ, मैं मदर और फादर को तुम्हारे हवाले करती हूँ बिग ब्रदर। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।